लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं क्या नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट फैक्ट करके हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टेबल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, ये टेबल थोड़ी सी ऊपर दी गई है, ध्यान दीजिए। मैं फिर से बता देता हूं, हमारा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट फैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, किन किन चीजों को रिलेवेंट फैक्ट माना जाता है, किन किन चीजों को रिलेवेंट फैक्ट नहीं माना जाता, ये हमें देखना है। जिसमें सबसे पहले बोला गया, जितने भी क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट हैं इनको रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा एडमिशंस और कन्फेशंस क्या होते हैं, रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। तीसरे नंबर पे हम अभी पढ़ेंगे, अब मैं बता दूं चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। कोई भी ऐसी टेक्निकल या कोई भी ऐसी चीज नहीं है 1% भी जो ऐसा हो कि बहुत टाइम लगे या बहुत समझाने की जरूरत पड़े। जितना बर्डन था, जितना प्रैक्टिकली अगर मैं कहूं ध्यान देने वाली चीज थी, सारी हो गई। इट्स प्योर थ्योरी, बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अब आप जो पढ़ोगे कि देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको विटनेस बोल करके नहीं बुला सकते कि आप आइए आप विटनेस हैं, तो उनकी स्टेटमेंट क्या रिलेवेंट होगी, और बहुत आसान आसान पॉइंट है। दूसरा, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कोई स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, तो क्या उसको हम रिलेवेंट फैक्ट मान लेंगे। फिर कितनी स्टेटमेंट प्रूव करने की जरूरत होती है। फिर जजमेंट जो होती है कोर्ट्स की, वो रिलेवेंट है क्या। थर्ड पर्सन की ओपिनियन कब रिलेवेंट होती है, और किसी पर्सन का करेक्टर कब रिलेवेंट होता है। एक चीज और बता दूं, हो सकता है आपको इसमें से एक टॉपिक देखने को भी ना मिले नीचे एक्सप्लेनेशन में। रीजन बिंग की ये पूरा कॉम्बो उठाया गया, 4 से लेकर के 50 तक जाते हैं जी सेक्शन। ठीक है, और एक आधा हो सकता है स्किप हो। कुछ चेंजेस किए गए हैं जो पहले आपके सिलेबस में एविडेंस एक्ट और अब है। लेकिन मैं ये बता दूं, अब ये जितनी चीजें हैं बहुत बेसिक है। ऐसे समझ लो, जितना समय आपको इसमें पढ़ने में लगा था ना, ये वाले क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट पढ़ने के लिए आपको जितना टाइम लगा था और जितनी मेहनत लगी थी, उसका 50% भी नहीं लगेगा। या ऐसे कह लो, एडमिशन कन्फेशन हमने जब पढ़ा, जितना उसमें आपको समय लगा, जितना टॉपिक वो थोड़ा टेक्निकल लगा नहीं लगा वट एवर, उसका 50% है। मतलब बहुत बेसिक बात है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। स्टेटमेंट बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। ध्यान देना इस चीज पे, ऐसे नहीं लिखा कि जो इंसान नहीं आ सकते, ऐसे लिखा जिन इंसान को हम विटनेस के तौर पे नहीं बुला सकते। आई बात समझ में। वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी स्टेटमेंट कब रिलेवेंट होंगी। कह रहे स्टेटमेंट्स होती हैं जी, रिटर्न होती है, वर्बल होती है रिलेवेंट फैक्ट की। कई बार जैसे मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, या तो वो मर चुका है, या वो मिल नहीं रहा, गुम हो गया, लापता, या फिर जो इनकैपेबल है एविडेंस देने के। इन शॉर्ट ऐसे कह लो, जिंदा भी है जी, जानते भी हैं जी, कोमा में है। ठीक है, और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले। बुला तो ले जी, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। ठीक है जी, और बिना डिले के नहीं बुला सकते। फॉर एग्जाम्पल सर, वो दूसरी कंट्री गया है, आना चाहता है, बट लॉकडाउन लगा, फ्लाइट्स बंद है, मूवमेंट बंद हो रखी है। ठीक है जी, और कब पता कब खुलेगी मूवमेंट, समझ गए। सिर्फ उस कंट्री में लॉकडाउन है जी, कोविड आउटब्रेक हो गया, वट एवर द रीजन, या बिना एक्सपेंस के। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में कोर्ट को लगता है कि अनरीजनेबल होगा केस को होल्ड करना। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो ऐसे लोगों के द्वारा दी जाती हैं जो आइदर डेड है, तो कब उनकी स्टेटमेंट रिलेवेंट होगी, जो मिल नहीं रहे या जिनको बुला नहीं सकते बिना अनरीजनेबल डिले के। यानी कि स्टेटमेंट्स बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। एक एक करके पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट अपने आप में अलग है, और हर एक पॉइंट बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। ठीक है जी। स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, कभी ऐसा देखा है मूवी में, वैसे तो थोड़ा सा अपोजिट दिखाते हैं सस्पेंस डालने के लिए और कहानी बनाने के लिए। मूवी की शुरुआत होती है, एक पर्सन मर रहा होता है, उसको बचाने के लिए हीरो आता है। ठीक है जी, और कोई या पुलिस आती है, और वो मरते मरते वो कहना तो ये चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल सुरेश मुझे बचा रहा था। ठीक है जी, या वो ये कहना चाहता है सुरेश को बचा लो।
तो पुलिस वाले पूछते किसने मारा तुझे, वो ये बताने के बजाय किसने मारा वो क्या कहना चाहते हैं, सुरेश को बचा लो, और वो क्या बोलते हैं, सुरेश, बस, डन। पुलिस वाले क्या बोला जी, ओहो हमने पूछा किसने मारा, ये तो सुरेश बोल के मर गया, पकड़ो सुरेश को। आई बात समझ में? किस बेसिस पे अरेस्ट किया सुरेश को? सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि उसने मरते हुए क्या बोल दिया, सुरेश। तो कह रहे कि स्टेटमेंट, अगर कोई पर्सन अपनी डेथ से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो क्या होती है, रिलेवेंट होती है। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन, क्या बताने के लिए कि मेरी मौत का कारण क्या है, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस के बारे में बता रहा है जिससे उसकी मौत हो गई। तो कह रहे इन केसेस, ऐसे केसेस में जिसमें एक पर्सन की डेथ कैसे हुई इस चीज पे सवाल आ रहा है, तो कह रहे ये स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाती है। फिर वो स्टेटमेंट देने वाला इंसान बचा या नहीं बचा। किस समय रिलेवेंट होती है, जिस समय वो स्टेटमेंट दी गई, उसको डर लग रहा था मैं मरने वाला हूं, या कोई भी नेचर की प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें सवाल सिर्फ ये है कि उसकी डेथ कैसे हुई है, यानी कि एक मरता हुआ इंसान कुछ बोल के जाता है वो रिलेवेंट होता है अगर उसकी डेथ से रिलेटेड है। आई बात समझ में? बोलो भाई, कंप्लीट एक पॉइंट बस। अब ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे ऐसे आपको 20-25 पॉइंट पढ़ने हैं और सारे रिलेवेंट फैक्ट पूरे हो जाएंगे। इस टॉपिक के नहीं कह रहा, आने वाले सभी टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। दूसरा, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब देखो जनरली कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम के लिए एक पर्सन ने कुछ बोला और दूसरा पर्सन जो मैकेनिक है या जिसका रूटीन में वो काम है वो कुछ बोलता है ऐसे कर लो। जैसे बहुत बेसिक एक घरेलू सा एग्जांपल देता हूं। एक बार बचपन की बात है, जब हम छोटे होते थे तो ना अंगूठी उंगली में फंस गई, ठीक है, कैसे निकालें अब? थैंक यू, उंगली काट के निकाल लो। साबुन से, ऑयल से? लड़कों तुम भी बता दो। ठीक है, बस यही यही बात है ना, अपने को एक्सपीरियंस नहीं है, समझे? क्यों नहीं बोला कोई लड़का? लड़कियां होगी शुरू, बोला जी साबुन से निकाल लो लगा करके, ऑयल डाल के निकाल लो। ठीक है जी, आ रही है क्या बात समझ में? एक दूसरा तरीका, कभी चूड़ी हाथ में ना पहनी जा रही हो, वर्कर देखे दुकान पे, क्या बोला? हाँ गलत नहीं है, बोलो। पॉलिथीन पहन के हाथ में, जी आई बात समझ में? पॉलिथीन डालो, ठीक है जी, और वो चूड़ी क्या हो जाएगी हाथ में? बता तो रहा हूं, सब्र तो कर लो। और एक तरीका यूट्यूब पे किसी ने कभी देखा हो कि, हाँ क्या बताया, थ्रेड बांध करके इस तरीके से निकाली थी कि अंगूठी जब फंस गई थ्रेड बांध दो, ठीक है, काफी टाइट वो बांधा जाता है जिससे, ठीक है जी, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और जो थिकनेस है फिंगर की वो कम हो जाती है, तो वो इजीली फिर निकल जाती है। वो एक दूसरा तरीका वो होता है, थ्रेड इस तरफ से लो और थ्रेड ऐसे घुमाते रहो, वो धीरे धीरे सरकती रहेगी। अब ये चीजें जब बताई जाती हैं, अब मेरी बात समझना, कई बार ऐसा हुआ है कि एक इसी तरीके का कोई काम या कोई चीज एक तो आम इंसान बताए तो उसका मजाक बना देते कई बार, और डट जा तई देखे एक्सपर्ट, है ना, अच्छा रहने दे तो नहीं बेरा है ना। लेकिन कई बार कोई एक्सपर्ट बताता तो बोला यार हो सकता है ऐसे होता हो, तुम्हें थोड़ी पता, इतना अगले का डेली का काम है। तो कह रहे कई बार ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी कोर्स ऑफ बिजनेस, किसी काम को करने से तरीके से रिलेटेड होती है। तो कह रहे व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय सच पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इन पर्टिकुलर व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एनी एंट्री और मेमोरेंडम मेड बाय हिम इन बुक्स केप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कह रहे कई बार ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक पर्सन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देता है आमतौर पे, या कुछ स्टेटमेंट्स में एंट्री की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को भी एक चीज सुन के हैरानी हुई थी, मेरे को आइडिया नहीं था, आप में से हो सकता है किसी को अगर पता हो तो, रोडवेज की बसेस जब जाती हैं तो उनके अलग अलग पॉइंट्स पे टाइम नोट होते हैं। मेरे को इस चीज के बारे में कैसे पता लगा था कि मेरी मासी एक बार अपना पर्स भूल गए बस में, ठीक है जी, तो उतरने के बाद याद आया और बस आगे चली गई। इट्स जस्ट लाइक कि मान के चलो फॉर एग्जांपल एक बस दिल्ली जाना है, वो सिरसा से हिसार आई है और हिसार आप उतर गए और बस अगर चली गई दिल्ली की तरफ, तो उन्होंने जैसे बस स्टैंड पे कांटेक्ट भी, जी ऐसे ऐसे मेरा सामान रह गया, तो उन्होंने ये बोला जी हमारा एक पॉइंट है
भी जिंदल चौक पे एक पर्सन है जो टाइम नोट करता है, भाई वो बस किस समय से कौन सी बस यहाँ से गुजरी है, ठीक है, तो हम उनको फोन कर देते हैं, वो रुकवा लेगा क्योंकि ड्राइवर का नंबर लग नहीं रहा। आई बात समझ में? तो अब जो पर्सन जिसका रूटीन में काम है, मान लो नोट करना कि कौन सा व्हीकल कहां से गुजर रहा है, या जैसे बड़ी बिल्डिंग्स में जब गेट कीपर्स होते हैं तो जो भी गाड़ी अंदर जाती है ना, उनका काम क्या होता है, बस वो नोट करते रहते हैं, ये गाड़ी गई, ये टाइम पे ये गाड़ी नंबर एंटर किया है। ऑल दो आजकल सीसीटीवी फुटेज वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इमेजिन करो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जब एविडेंसेस, तो अगर किसी पर्सन ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने रूटीन के रजिस्टर में कोई एंट्री अगर नोट की है, तो उसको भी क्या मान लिया जाता है, रिलीवेंट मान लिया जाता है। अब मेरी बात समझो, एक गाड़ी क्रॉस हुई थी, एक पर्सन की डायरी में उसका नंबर लिखा हुआ है, जो ऑर्डिनरी कोर्स में बैठ के वही काम करता है। अब केस इस चीज का, क्या उस गाड़ी को यूज किया गया या नहीं किया गया लूटपाट में, क्या उस गेट कीपर ने देखा लूटपाट होते हुए, क्या वो विटनेस के तौर पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि उसने नहीं देखा लूटपाट होते हुए गाड़ी यूज हुई है नहीं। लेकिन उसके द्वारा की गई ऑर्डिनरी कोर्स में एक एंट्री, वो जो स्टेटमेंट है, वो रिलीवेंट फैक्ट बन सकती है। यानी कि कुछ ऐसे पर्संस की स्टेटमेंट जो विटनेस के तौर पे नहीं आ सकते, फिर भी उनकी स्टेटमेंट क्या बन सकती है, रेलिवेंट बन सकती है। तो कह रहे जब एक स्टेटमेंट दी जाती है एक पर्सन के द्वारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या इन पर्टिकुलर जब कोई एंट्री या मेमोरेंडम है जो उसने बुक्स में की थी, या कोई अपना प्रोफेशनल ड्यूटी करते हुए, या कोई एक्नॉलेजमेंट जो रिटर्न है, साइंड है, उसके द्वारा कोई पैसा रिसीव किया, गुड्स रिसीव किया, सिक्योरिटीज रिसीव किया, कोई प्रॉपर्टी रिसीव किया, कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया है जिसपे उसके साइन है रिटर्न में, या डेट ऑफ लेटर है, कोई भी डॉक्यूमेंट, इस तरीके की जो चीजें होती है, जो स्टेटमेंट्स की जाती है, वो भी क्या है जी, कंसीडर होती हैं रेलिवेंट। जैसे जब स्टाम्प बेची जाती है, तो कौन स्टाम्प कौन खरीद के लेकर के गया, ठीक है जी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। आपकी डीएमसी जब स्कूल आपको मार्कशीट देता है, तो एक रजिस्टर पे आपका नाम, डेट और साइन करवाता है कि आप ले गए हैं। तो कह रहे ऐसी एंट्रीज वगैरह, ऐसी स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ रिकॉर्ड की गई हैं किसी डिलीवरी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, वो भी क्या बन जाती हैं, रिलेवेंट बन जाती है। तीसरा, एक पर्सन अपने ही अगेंस्ट में जब एक स्टेटमेंट दी जाती है किसी पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट, खुद के अगेंस्ट, या फिर अगर वो सच मानी गई तो उसी की सच्चाई बाहर ला देगी किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में या सूट फॉर डैमेजेस के केस में, उसको भी क्या मान लिया जाता है, रिलेवेंट मान लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन जिसका मान लो केस में कोई रोल नहीं है, जैसे ऐसे समझो कि एक पर्सन जो विटनेस वगैरह नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि ऐसे समझ लो एक फादर हैं, ठीक है जी, उन्होंने अपने बच्चे के साथ कुछ गलत किया, ठीक है जी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इन फ्यूचर कुछ समय बाद उस बच्चे के साथ ना कुछ और गलत हो जाता है। आई बात समझ में? अब क्या है, जिस पर्सन ने ये गलत किया, जो एक्यूज्ड है, वो छूट जाएगा, एक्विट हो जाएगा किसी न किसी एविडेंसेस की कमी के कारण। आज फादर जा करके अगर अपनी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो स्टेटमेंट इनके अगेंस्ट भी यूज हो सकती है, लेकिन इससे क्या होगा, सामने वाला भी क्या हो सकता है, उसका भी जो केस ये मान लो खत्म होने वाला था, वो भी प्रूव हो जाएगा। कई बार कोई पर्सन ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है जो उसके ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही हो। सर ऐसे क्यों देगा, क्या पता अगला किसी और कोज को, किसी और चीज को बचाने के लिए दे रहा हो ऐसी स्टेटमेंट। तो अगर जब कोई ऐसा पर्सन जो विटनेस के तौर पे तो नहीं है, बट उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट उसी का कुछ बुरा कर सकती है, या उसके अगेंस्ट कुछ बुरा कर सकती है, एक्सपोज कर सकती है, तो उसको भी हम क्या मान सकते हैं, रिलेवेंट माना जाएगा। ये कहता है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्यों कहता है, कह रहे क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होगा भाई कोई इंसान खुद को एक्सपोज करने के लिए कोई स्टेटमेंट दे रहा हो, और अगर ऐसी कोई वो स्टेटमेंट दे रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे, रिलेवेंट फैक्ट मान लेंगे। समझ गए भाई? तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। ऐसी स्टेटमेंट्स होती है कुछ पर्संस की जो किसके तौर पे नहीं दी जा सकती, बोलो भाई, विटनेस के तौर पे नहीं दे सकता, बट उसकी स्टेटमेंट फिर भी क्या मानी जाती है, रेलेवेंट मानी जा सकती है। ओके, इसके बाद वाले याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक है। कह रहे कोई स्टेटमेंट, किसी ओपिनियन, कोई पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, पब्लिक मैटर है, जनरल इंटरेस्ट का। कह रहे जब स्टेटमेंट दी जाती है, ओपिनियन है किसी पर्सन की, किसी पब्लिक राइट के बारे में, कस्टम के बारे में, पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट के मैटर के बारे में, या किसी चीज के एग्जिस्ट करने के बारे में, हाँ ये एग्जिस्ट करती थी, मुझे पता है इस बारे में, तो कह रहे जब वो स्टेटमेंट दी गई उस कंट्रोवर्सी से पहले, उस राइट कस्टम मैटर जो हुआ, उसको भी क्या मान लेते हैं, रेलिवेंट
मान लेते हैं। जैसे ऐसे समझ के देखो, ये तो थोड़ा पब्लिक राइट और कस्टम रीति रिवाज की बात हो रही है किसी अधिकार की, कि जैसे कि एक पर्सन ये कह देता है, भाई विटनेस नहीं है, उसने कभी नहीं देखा भाई ऐसा सच क्राइम होते हुए, बट वो कहता है जी पिछले कुछ दिनों से ना इस रोड पे बाइक की हलचल ज्यादा हो रही थी। आमतौर पे यहाँ से स्पोर्ट्स बाइक गुजरती नहीं है, लेकिन 4-5 दिन से हमने नोटिस किया कि यहाँ से कोई जो स्पोर्ट्स बाइक है वो 2-3 चक्कर लगा रही थी जी। दो बाइक थी, साथ आते जाती थी। ठीक है जी, मतलब कुछ इस तरह तो कह रहे किसी पब्लिक का किसी चीज पे राइट है या नहीं। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कई बार कोई पर्सन ये कहता है जी ये तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको मैं ऐसे ट्रीट करूंगा। तो एक पर्सन कह देता है ना भाई स्टेटमेंट, ये तो जी पब्लिक की प्रॉपर्टी है, या आज तक तो किसी ने क्लेम किया नहीं जी, गवर्नमेंट ही इस पे कोई काम कर रही थी। या कोई रीति रिवाज जी, हमें नहीं पता ऐसा होता है नहीं, बट हमने देखा आमतौर पे पब्लिक ऐसा ही करती है। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, मान लो आप कहीं दो पूजा करने के लिए गए हैं और पुजारी है नहीं, तो आप किसी से पूछते भी यहाँ जोत लगा सकते हैं क्या, तो वो कहते हैं नहीं यहाँ जोत नहीं लगती, ठीक है यहाँ लगाते नहीं है जोत। जैसे कई देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा दीपक जलाया नहीं जाता, ठंडी जोत बोलते हैं उसको। भाई या तो मतलब जगा, या तो दीपक ही नहीं लगता, या फिर दिए में बाती भी लगेगी, घी भी डलेगा, बट उसको जगाते नहीं है। आई बात समझ में? तो मतलब कुछ रीति रिवाज, कुछ कस्टम, या कुछ एक पर्सन कहता है जी यहाँ पे ऐसा चलता आ रहा है या ऐसा होता है, तो कह रहे ऑल दो हो सकता है वो पर्सन विटनेस के तौर पे कोई लेना देना हो या नहीं हो। जैसे कई बार रीति रिवाज डिसाइड नहीं होते बेटा, सारी बात छोड़ दो, जो राम मंदिर बनाने का मामला था वो किसी क्राइम का मैटर थोड़ी था, पर्टिकुलर देखे वो अलग चीज है, मान लो कोई हिंसा हुई हो कुछ, आप उस चीज की बात नहीं कर रहे। मेन मुद्दा ये कि कोई धार्मिक पूजा का स्थल है या नहीं है, या कोई रीति रिवाज फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता। जैसे आई थिंक एक मंदिर है, मैंने न्यूज में पढ़ा था, जहां महिलाओं को अलाउड नहीं है, या पुजारी जो है, एक ऐसा मंदिर है जहां सिर्फ महिलाएं पूजा करती है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कोई रीति रिवाज, कोई कस्टम, या कोई पब्लिक राइट है, कोई चीज चली आ रही है इन कोर्स में, उसके रिगार्डिंग अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, आई बात समझ में, तो वो स्टेटमेंट भी क्या हो सकती है, रिलेवेंट फैक्ट बन सकती है। बोलो भाई, कोई स्टेटमेंट जो रिलेटिंग है किसी तरीके के रिश्ते के लिए, कह रहे जब स्टेटमेंट रिलेट करती है, जो बताती है कोई खून का रिश्ता है, कोई शादी का रिश्ता है, कोई अडोप्शन का रिश्ता है कुछ लोगों के बीच में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय अडोप्शन, तो जो पर्सन ये स्टेटमेंट दे रहा है उसको नॉलेज है, हाँ जी हमने ही अडोप्ट करवाया था। ठीक है जी, भाई जैसे वो बोले भाई एक पेरेंट पे आरोप लगे उसने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया, कोई आकर के कह रहा है जी हमने अडोप्शन करवाया था, हमें पता था इस चीज के बारे में, ठीक है ये इनका खुद का नहीं है, इनको वहां मिला था, हो सकता है इसलिए गलत किया हो इसके साथ। तो कह रहे द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड। इन शॉर्ट कह रहे अगर स्टेटमेंट दी जा रही है किसी के रिलेशनशिप का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उस चीज के रिगार्डिंग, तो ऐसी स्टेटमेंट को भी क्या मान सकते हैं, रेलेवेंट फैक्ट मान सकते हैं। ऑल्दो वो पर्सन विटनेस के तौर पे आके वो स्टेटमेंट नहीं दे सकता, फिर भी उसको क्या माना जा सकता है, रेलेवेंट माना जा सकता है। कोई पर्सन मरा है, किसी की डेथ हुई है, उसके साथ अगर रिलेशनशिप की बात आ रही है, तो वहां पे भी कह रहे जब स्टेटमेंट रिलेट करती है कि कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, बाय ब्लड, बाय मैरिज, बाय अडोप्शन, किसके बीच में, जो पर्सन डिसीज्ड हो गया उसके बीच में, या और उसके बीच में जो उसके साथ इन्वॉल्व है। आई बात समझ में, जो बच गया और जिसकी डेथ होगी उनके बीच में कोई रिलेशन है, इस चीज से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है, एंड इज मेड इन एनी विल या डीड में उसके बारे में बात हुई, या फैमिली अफेयर्स में विद टू विच एनी डिसीज्ड पर्सन बिलोंग, या किसी फैमिली पेडिग्री और अपॉन एनी टॉम्बस्टोन, फैमिली पोर्ट्रेट और अदर थिंग ऑन विच स्टेटमेंट आर यूजुअली मेड। एंड व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड। इन शॉर्ट